दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द राजभाषा। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को इस चीज़ को घोषित किया गया कि जो हिंदी होगी वो इंडिपेंडेंट इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दैट द हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी डे मनाया जाता है हर साल। तो 14 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज हिंदी डे एवरी ईयर। तो अब यूनियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिस चीज को इसे इंश्योर करना था कि जो हिंदी है उसे एक ऑफिशियल यानी कि कामकाजी स्तर पर भी और अदरवाइज भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के थ्रू यूज किया जा सके। एंड ये जो लैंग्वेज यूज की जाए ये मोटिवेशन के साथ, इंकरेजमेंट के साथ एंड इंसेंटिव के साथ इसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस चीज के रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के रिगार्डिंग बहुत से जो प्रोविजंस हैं हमें उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो 17th चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दैट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 17th जो चैप्टर है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए वो दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस देम। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और ऑफिशियल वर्क के पर्पज से इंटरनेशनल फॉर्म में जो इंडियन न्यूमरल्स है, जो न्यूमरल्स यूज किए जाएंगे यहां पर वो 1 2 3 4 6 ही इस्तेमाल किए जाएंगे, हिंदी वाले न्यूमरल इस्तेमाल नहीं होंगे। देन इट इज आर्टिकल 343 सबसेक्शन 2। इस प्रोविजन को बनाया गया कि अगले 15 साल के लिए यानी कि 26 जनवरी 1965 तक इंग्लिश का, अंग्रेजी का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा था उसी तरह से इस्तेमाल जो है वो चलता रहेगा, कि कंटिन्यूशन रहेगी 15 साल के लिए। मैंने आपको बताया था कि 14 सितंबर 1949 को ये डिसाइड किया गया था कि हिंदी क्या है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो डिसाइड किया गया क्योंकि वर्किंग जो थी स्ट्रेटेजी उसको चेंज करना एकदम से आसान नहीं था कि 15 साल के लिए इंग्लिश जो चलती रहेगी फर्दर जैसे उसकी यूजेज चल रही थी उस तरह से चलती रहेगी। एंड साथ ही साथ इसमें यह भी चीज प्रोवाइड की गई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहेगा उसके पास ये अधिकार रहेगा कि वो ऐसा प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकता है कि वो इंग्लिश के साथ हिंदी का इस्तेमाल भी कर पाएगा 1965 से पहले। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1965 के बाद ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल होना था। देन इट इज आर्टिकल 343 सबसेक्शन 3। आर्टिकल 343 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार रहेगा कि 1965 के बाद भी उसे इस चीज की प्रोविजन देने का अधिकार होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल वर्क की तरह इस्तेमाल किया जा पाएगा अलोंग विद द हिंदी, कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी पावर 1965 के बाद किसके पास रहेगी, पार्लियामेंट के पास रहेगी। देन इट इज आर्टिकल 344। आर्टिकल 344 में इस चीज के लिए प्रोविजन बनाई गई कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है, तो उस संविधान के शुरू होने के बाद 5 साल के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है उसे बनाया जा सकेगा। एंड एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा सकती है जो कमीशन के द्वारा दी गई हिदायतों के ऊपर, रिकमेंडेशंस के ऊपर डिस्कशन करेगी, उसको कंसीडर करेगी। ओके तो जो कोई भी हिदायतें, जो कोई भी कंसिडरेशंस होंगी जो कमीशन के द्वारा दी गई हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो पाएगी पार्लियामेंट्री कमेटी के तौर पर। तो दो चीजें हैं, एक तो यहां पर है कि जब संविधान शुरू हो गया तो उसके बाद आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना पाएंगे। वो कमीशन रिकमेंडेशन देगा, किसे देगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को देगा जो उसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इट इज आर्टिकल 345 जिसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इस चीज की पूरी आजादी दी गई कि वो अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का हक रख सकते हैं। अगर कोई राज्य सरकार किसी और भाषा को इस्तेमाल करना चाहती है हिंदी के अलावा तो ऐसा वो कर पाएगी अंडर द आर्टिकल 345। आर्टिकल 346 ये कहता है चाहे राज्य ने यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज की गई हो उसके द्वारा, क्योंकि लिबर्टी दी गई है आर्टिकल 345 में लैंग्वेज को चूज करने की, लेकिन जब स्टेट्स ने यानी कि राज्यों ने आपस में वार्तालाप करनी है, आपस में कम्युनिकेशन करना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना है स्टेट गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट ने
सेंटर के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उस समय पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, हिंदी या इंग्लिश, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। आर्टिकल 347 ये कहता है कि जो भाषा यानी कि जो लैंग्वेज किसी स्टेट की पॉपुलेशन के ज्यादातर तबके के द्वारा यानी कि ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती हो, दैट विल बी गिवन द ऑफिशियल रिकॉग्निशन, उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी जाएगी लैंग्वेज को। आर्टिकल 348 लीगल मैटर्स के रिलेटेड है, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, एंड जो भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होगा सेंटर एंड स्टेट एक्ट्स का, बिल्स का, ऑर्डिनेंसेस का, ऑर्डर्स का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, या किसी तरह के जो लॉ है वो इंग्लिश में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी कार्यवाही रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोई भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट एक्ट के द्वारा दिया जाता है, बिल्स हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रूल्स हैं, वो सब किस में रहेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। देन इट इज आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को किसी तरह की दिक्कत है, वो किसी तरह का ग्रीवेंस देना चाहता है, इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करना चाहता है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है किसी ऑफिसर को, किसी अथॉरिटी को, स्टेट के अंडर या फिर यूनियन के अंडर, तो वो किसी भी भाषा में दे सकता है जो भी यूनियन में या फिर स्टेट में इस्तेमाल की जा रही है। देन इट इज आर्टिकल 351 जो ये कहता है कि ये यूनियन की जिम्मेदारी रहेगी, ड्यूटी रहेगी, अधिकार रहेगा कि उसने हिंदी भाषा का जो प्रमोशन है वो करना है, एंड साथ के साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो वोकैबुलरी हो, यानी कि जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत से लिए जाएं या फिर सेकेंडरीली दूसरी भाषाओं से लिए जाएं। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही कम जगह है जहां पर संविधान द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को कोई ऐसी हिदायत दी गई हो, एंड ये उनमें से ही एक है। जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। ये लैंग्वेजेस सभी यहां पर लिखी गई हैं, जिसमें कुछ हैं हिंदी, असामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो एंड संथाली। जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 है इस एक्ट का, यहां पर 14 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें कंपल्सरी इशू किया जाएगा हिंदी में, इंग्लिश में। इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। जो कोई भी रेजोल्यूशन है, यानी कि कोई भी मताधिकार दिया जाता है, कोई जनरल ऑर्डर पास किया जाता है, रूल्स है, नोटिफिकेशन है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई रिपोर्ट्स हैं या फिर कोई प्रेस कम्युनिकेशन है, वो हिंदी या इंग्लिश में ही कंपल्सरी दी जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स रहेंगी, ऑफिशियल पेपर्स रहेंगे जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या फिर उससे पहले दिए गए हैं, वो भी हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। इसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, लाइसेंसेस हैं, परमिट्स हैं, नोटिसेस हैं, किसी भी तरह का टेंडर है, वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। जो सेक्शन 4 है इसी एक्ट का, जैसे हमने पहले भी देखा था कि वो कंस्टिट्यूट करता है किसको? पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी को। तो ये जो कमेटी है ये इंस्पेक्ट करती है ऑफिसेस को, जो भी उनके अंडरटेकिंग्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनको क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है, इंस्पेक्ट करती है। एंड जो होम मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं इस कमेटी के। जो 3rd सब कमेटी होती है इस कमेटी की, वो बैंक्स को इंस्पेक्ट करती है। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस होंगे सब कमेटी के, जो इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस के या बैंक्स के। सेक्शन 7 यहां पर कहता है एक्ट का कि जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन जो देगी वो स्टेट की लैंग्वेज में दे सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड इस तरह के जो भी डिसीजन होंगे वो इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन इशू किया जाना चाहिए। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट रूल्स। तो रूल 1 कहता है कि सभी स्टेट्स में ये रूल एप्लीकेबल होंगे पूरे इंडिया में एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर
सभी स्टेट्स में ये रूल लागू होंगे। रूल 2 क्या कहता है? पूरे इंडिया को 3 लिंग्विस्टिक रीजन्स में बांटा गया है, रीजन ए, बी, सी। रीजन ए में आते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। रीजन बी में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। रीजन सी में इन सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को जो रीजन ए एंड रीजन बी में कवर नहीं किए गए वो रीजन सी में शामिल रहेंगे। रूल 3 ये कहता है, जैसा हमने पहले देखा था, कि जो कम्युनिकेशन है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एंड यूनियन गवर्नमेंट के बीच में रीजन ए और रीजन बी की वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। यानी कि जो यहां पर रीजन ए एंड रीजन बी है उनकी जो भी कम्युनिकेशन रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ या यूनियन गवर्नमेंट के साथ, वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो उसके साथ हिंदी ट्रांसलेशन देना जरूरी होगा। एंड जो कम्युनिकेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज की उन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ या लोगों के साथ जो रीजन सी में आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। यानी कि अगर सेंटर ने रीजन ए रीजन बी के साथ डील करना है, कम्युनिकेशन करना है, या रीजन ए बी की स्टेट्स ने सेंटर के साथ डील करना है तो वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। अगर वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं तो साथ में हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा। लेकिन अगर रीजन सी की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ, पब्लिक के साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन होता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। रूल 4 कहता है कि रीजन सी में जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही रहेगा। रीजन सी की जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकती है। रूल 5 सेज दैट जो कोई भी आपको कम्युनिकेशन हिंदी में मिलती है उसका जो रिप्लाई होगा वो हिंदी में ही करना होगा। रूल 6 ये कहता है कि ये जो 14 टाइप के डॉक्यूमेंट हैं जो मेंशन किए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, कि ऐसे जो भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश हिंदी में प्रिपेयर किए जाएंगे, एग्जीक्यूट किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। जो पर्सन उनके ऊपर सिग्नेचर कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि ये हिंदी और इंग्लिश में ही प्रिपेयर की जाए, एग्जीक्यूट किए जाएं एंड इशू किए जाएं। रूल नंबर 7 कहता है अगर किसी ऑफिसर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा जो साइन है वो हिंदी में किए गए हैं उसका जो रिप्लाई होगा वो हिंदी में ही किया जाएगा। रूल नंबर 8 कहता है अगर किसी एम्प्लॉय के पास वर्किंग नॉलेज है हिंदी की तो वो किसी डॉक्यूमेंट की हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मांग सकता, सिवाय उन डॉक्यूमेंट्स के जो लीगल या फिर टेक्निकल नेचर के नहीं हैं। जो रूल 9 है वो इस चीज को दर्शाता है कि हम किस एम्प्लॉय को मानते हैं कि वो हिंदी में प्रोफिशिएंट है। तो वो एम्प्लॉय अगर उसने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में हिंदी को पास किया है या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसका हिंदी रहा है, उसे प्रोफिशिएंट माना जाएगा। या फिर उसने डिग्री लेवल के ऊपर हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चुना है, या फिर इक्विवेलेंट हायर लेवल पर उसने हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्शनल एग्जाम की तरह चूज किया है तो भी उसे प्रोफिशिएंट माना जाएगा। या फिर वो खुद डिक्लेयर करता है कि वो प्रोफिशिएंट है हिंदी में तो भी उसे प्रोफिशिएंट माना जाएगा। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए जिसके पास हिंदी की नॉलेज है, रूल नंबर 8 पर वापस आते हैं, यानी कि जो प्रोफिशिएंट है वो किसी डॉक्यूमेंट की, इंग्लिश डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं मांग सकता, एक्सेप्ट द केसेस जहां पर जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल या फिर टेक्निकल नेचर के हैं। रूल 10 जो ये बताता है कि कौन एम्प्लॉय जो है वो वर्किंग नॉलेज रखता है हिंदी की। तो यहां पर वर्किंग नॉलेज के रिगार्डिंग क्राइटेरिया दिया गया है, जिसने मैट्रिकुलेशन का या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है हिंदी में एज ए सब्जेक्ट पास किया है, जिसने प्रज्ञा एग्जामिनेशन अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास किया है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई और एग्जाम स्पेसिफाई किया गया है उसे पास किया है, या फिर वो ये डिक्लेयर करता है कि उसके पास हिंदी की नॉलेज है। अगर वो इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज करता है तो उसे माना जाएगा कि एम्प्लॉय जो है उसके पास वर्किंग नॉलेज है हिंदी का। देन इट इज रूल 11। रूल 11 ये कहता है कि जो भी मैनुअल्स हैं, कोड्स हैं, या फिर कोई भी प्रोसीजरल लिटरेचर है, फॉर्म्स हैं, या रजिस्टर्स की हेडिंग है, नेम प्लेट्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, लेटर हेड्स हैं, या कोई भी डिटेल दी गई है इन्वॉल्व्स के ऊपर,
या कोई भी स्टेशनरी है वो हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। तो रूल 12 कहता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफिस में कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि जो भी प्रोविजंस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के रूल्स के, उनकी अनुपालना की जा रही है, उन्हें माना जा रहा है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द राजभाषा।